नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टिहरी डैम के बारे में। वैसे तो टिहरी डैम उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत और एशिया का सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और इसका एक अपना प्राचीन व समृद्ध इतिहास है। आइए हम ले चलते हैं आपको टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम पहले टिहरी शहर हुआ करता था और इस डैम से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। यहाँ के लगभग 1 लाख से अधिक लोग यहाँ प्रभावित हुए थे और इन लोगों को, यहाँ के परिवारों को जो है नई जगह पे शिफ्ट किया गया था और कुछ लोगों को शहरों में भी शिफ्ट किया गया था। और जहाँ इन लोगों को शिफ्ट किया गया वो नई टिहरी बन गई और पुरानी टिहरी इस डैम के कारण पूरी तरीके से डूब गई। 1949 में उत्तर प्रदेश ने इस जगह पर डैम बनाने की योजना बनाई थी और उसके बाद 1961 तक सर्वे का काम पूरा कराया गया और 1970 के आसपास प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने इस डैम का डिजाइन भी तैयार कर लिया था। उसके बाद 1972 में इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी थी। इस डैम में जो है केंद्र की तरफ से 75% की फंडिंग होनी थी और बाकी 25% की फंडिंग राज्य सरकार द्वारा होनी थी। और इस डैम से जो है लाखों लोग प्रभावित होने वाले थे और उनके घर, जमीन, जायदाद सब कुछ प्रभावित होने वाला था। और इसलिए उन्होंने और यहाँ के कई सारे पर्यावरणविदों ने भी इस डैम का विरोध करना शुरू कर दिया। और यहाँ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी टिहरी रियासत की अनऑफिशियल राजमाता कमलेंदुमती शाह ने। आखिर कमलेंदुमती शाह है कौन? कमलेंदुमती शाह टिहरी रियासत की राजमाता ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद भी थी और उत्तराखंड की पहली पद्म भूषण प्राप्तकर्ता भी थी। उस समय यह भाग यूपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज यह उत्तराखंड का भाग है, तो हम इसे उत्तराखंड की प्रथम प्राप्तकर्ता ही कहेंगे। अब भारत के सिविलियन अवार्ड के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा रत्न होता है भारत रत्न और उसके बाद दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और कमलेंदुमती शाह को जो है पद्म भूषण ही प्राप्त था। फिर जो है जैसे तैसे डैम का कार्य शुरू हो गया। 1978 में जो है काम शुरू हो गया था, लेकिन इसी साल जो है विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में जो है बांध विरोधी समिति बनाई गई थी। इसमें जो है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और एडवोकेट वीरेंद्र सकलानी भी शामिल थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने भी कई तरीके के धरने व अनशन किए थे। इन्हीं धरनों में से 74 दिन का राजघाट पर उन्होंने अनशन किया था। उन्हीं के नेतृत्व में 1991 में बांध विरोधी समिति ने 76 दिनों तक बांध का कार्य निर्माण कार्य रोके रखा था। और इसी बीच 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए थे और उन्होंने इस डैम के लिए मदद करने का भारत के साथ समझौता किया था। और उसके बाद जो है इस परियोजना का टोटल प्रोडक्शन 600 मेगावाट से बढ़ा करके, जो कि स्टार्टिंग में 600 मेगावाट था, अब उसे बढ़ा करके भारत सरकार ने 2400 मेगावाट कर दिया गया था। फिर 1988 में धीमी गति से इसका निर्माण कार्य शुरू होने के कारण केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर HDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का संगठन किया था। 1989 में यह पूरा प्रोजेक्ट THDC को सौंप दिया गया था। तभी से जो है यही संस्था पूरे प्रोजेक्ट की ऑनर है। इससे पहले यह सिंचाई विभाग यूपी द्वारा किया जा रहा था। इस डैम को जो है अलग अलग फेजों में बनाया जा रहा है। इसके तहत यह पावर प्लांट जुलाई 2006 में टिहरी डैम के साथ ही बनकर तैयार हो गया था और अभी तक जो है इस परियोजना से 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। और इसी परियोजना में जो है 2 सब प्रोजेक्ट भी आते हैं। पहला आता है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट। यह टिहरी डैम के साथ ही बनकर तैयार हुआ था
और इससे पहले 2016 में बनाकर तैयार करना था, लेकिन कुछ कार्य शेष होने के कारण इसे 2018 में तैयार किया गया। यहाँ से भी 1000 मेगावाट बिजली बनती है। टिहरी डैम से ही यहाँ के लिए 4 टनल बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई 6.3 किलोमीटर है और इनका डायमीटर चौड़ाई 11 मीटर है और ये घोड़े के नाल के आकार की हैं, जो 2 फेज में हैं। और पहले पावर प्लांट में जो है 250 मेगावाट कैपेसिटी के 4 टरबाइन लगाए गए हैं और इससे एक पावर प्लांट में जो है 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। अब दूसरे फेज के तीसरे प्रोजेक्ट में एक और डैम बनाया गया है, जिसका नाम कोटेश्वर डैम है, जो यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और यह 2012 में बनकर कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर 400 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है, जिसकी ऊंचाई तो यह है 97.5 मीटर और यह एक कृत्रिम ग्रेविटी डैम है। और इस तरह से इस प्रोजेक्ट का टोटल प्रोडक्शन 2400 मेगावाट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोटेश्वर डैम ग्रेविटी डैम है। आपको सबसे पहले डैम के बारे में बताता हूँ। वैसे तो डैम कई तरीके के होते हैं, लेकिन 2 तरीके के डैम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ग्रेविटी डैम, एक होता है इनबैंकमेंट डैम। ग्रेविटी डैम में जो है सॉलिड कंक्रीट के बने होते हैं और इनका काम अपने वेट से पानी के वेट को रोके रखना होता है। जितना बड़ा डैम, उस पर उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी और वो उतना ज़्यादा पानी रोक सकेगा। दूसरा आता है इनबैंकमेंट डैम। यह डैम नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है। इसे जो है पहाड़ों की तरह बनाया जाता है। इसके बीच वाले हिस्से में आयरन या कंक्रीट भरा जाता है और साइड के दोनों तरफ मिट्टी और पत्थर भरे जाते हैं। इसकी लेयर जो है बहुत मोटी बनाई जाती है और बहुत बढ़ाई जाती है, जिससे इसमें पानी कोई नुकसान ना पहुंचाए। यह एक आर्टिफिशियल पहाड़ के जैसा होता है। इस तरीके से डैम बनाने में यह बाकी डैमों से अच्छा होता है और भूकंपरोधी भी बनता है। और टिहरी डैम इनबैंकमेंट डैम है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है और एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 592 मीटर है, 592 मीटर है। और इसकी टॉप की चौड़ाई जो है 25.5 मीटर है और बेस की चौड़ाई इसकी 1125 मीटर है। और यह डैम पूरा भरा होने पर 42 किलोमीटर स्क्वायर की जगह कवर करता है। इसी भव्यता और विशालता के कारण राष्ट्र के गांव की उपाधि दी गई है। इसे वर्ल्ड का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो उसमें वर्ल्ड का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। इस टिहरी डैम रिजर्वर का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर रखा गया है और यहाँ के स्थानीय लोग इसे सुमन सागर के नाम से भी जानते हैं। टिहरी शहर में जो है एक तपस्वी स्वामी रामतीर्थ हुआ करते थे और उनकी तपस्थली यहीं पर स्थित थी, जो आज पूरा जलमग्न हो चुका है। इसलिए यहाँ का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर रखा गया है और हमें इसका ऑफिशियल नाम ही पता होना चाहिए। इसके अलावा डूबा हुआ टिहरी शहर इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग छाप छोड़ के गया है। और 1815 में सुदर्शन शाह ने इस टिहरी शहर को अपनी राजधानी के रूप में भी बसाया था। तब से यह टिहरी रियासत का मुख्य केंद्र बना रहा। इसने यहाँ के कई उतार चढ़ावों को देखा है। श्रीदेव सुमन ने भी 84 दिनों की भूख हड़ताल इसी शहर के टिहरी जेल में करी थी और ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी भूख हड़ताल मानी जाती है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन का मुख्य केंद्र भी यही शहर बना था और इस डैम के बनने के बाद वह शहर भी पानी में डूब गया है। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। इस डैम का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन करना है और इस बिजली को जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक
पूरे उत्तरी भारत में बांटा जाएगा। और एक रूल भी है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई डैम बनाया जाता है तो उस राज्य को रॉयल्टी के रूप में टोटल प्रोडक्शन की 12% इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। इसी के तहत उत्तराखंड को भी 12% इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है। और डेली यहाँ से दिल्ली को 300 क्यूसेक और उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक पानी दिया जाता है। और सिंचाई के लिए भी अलग अलग जगहों को पानी भेजा जाता है। और डैम बनने से गंगा नदी का वेग भी काफ़ी कम हुआ है, जिससे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में बाढ़ में भी कमी आई है। इस डैम को फिशिंग और टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया गया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अब हम इसके थोड़े नुकसान के भी बारे में जानते हैं। इसके बनने से यहाँ के लोग प्रभावित तो हुए ही हैं और साथ ही वनस्पतियाँ व मौसम पर भी प्रभावित हुआ है। मौसम में अनिश्चितताएं व अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे अचानक बारिश का होना, तेज बारिश आना। इस डैम को रिएक्टर स्केल 8 की तीव्रता का भूकंप झेलने के लिए बनाया गया है और यह बाकी डैम के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यह अर्थक्वेक जोन 4 और जोन 5 में आता है। इससे यह संवेदनशील और खतरनाक हो जाता है। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जहाँ यह डैम है वहाँ से 7.5 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का खतरनाक अभिकेंद्र भी स्थित है, जिसका नाम महार टियर फॉल्ट है। कभी 8 तीव्रता से ज़्यादा भूकंप आता है तो यह बड़ा खतरा बन सकता है और डैम टूटने पर पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित हो सकता है, खासतौर पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा कभी ना हो। और टिहरी डैम में ही सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया है, जिसका नाम डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज है। इससे जो है टिहरी डैम को चारों तरफ घूम के न जाना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह आर पार आसानी से जाने के लिए इसे बनाया गया है। और यहाँ के लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है।